सभी को नमस्कार। स्वागत है कक्षा 12 की इतिहास की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप सभी का। इतिहास में पाठ 4 पढ़ रहे हैं, मुगल आक्रमण, प्रकार और प्रभाव। तो हमने विभिन्न शासकों को जाना, इस पाठ के माध्यम से हमीरदेव को जाना, इसके साथ ही पृथ्वीराज चौहान को जाना, नागभट्ट प्रथम और द्वितीय को जाना, उनकी उपलब्धियों के बारे में हमने समझा। अब हम अगला जो पॉइंट आज का हमारा रहेगा वो है महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा जो मेवाड़ के इतिहास के शासक सिसोदिया राजवंश, तो सिसोदिया राजवंश के शासक महाराणा सांगा के बारे में आज हम टॉपिक लेंगे, या आज हम इस टॉपिक के अंदर ये पढ़ेंगे। ठीक है, महाराणा सांगा का वास्तविक नाम या पूरा नाम जो था वो संग्राम सिंह था। महाराणा सांगा का जन्म जो है 12 अप्रैल 1482 को कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था, और राज्याभिषेक है इनका वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। लेकिन पूर्व की परिस्थितियों को हम समझते हैं कि महाराणा सांगा शासक बनने से पूर्व महाराणा सांगा के जीवन में पूर्व की क्या परिस्थितियां थी, क्या समस्याएं थी, उन समस्याओं को हम देखने का प्रयास करते हैं जो कि उनके रास्ते में मुसीबत या रोड़ा या अटकाव था, तो उसको हम समझते। देखिए, हम समझते हैं महाराणा कुंभा से शुरुआत करते हैं। महाराणा कुंभा मेवाड़ के अधिपति, मेवाड़ के शासक। महाराणा कुंभा को जो है अंत में उन्माद नामक रोग हो गया था। उन्माद रोग यानी एक तरह से पागलपन, डिप्रेशन कह सकते हैं हम। तो इस तरह का रोग है वो महाराणा कुंभा को हो गया था, और वहीं महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे। ठीक है, महाराणा कुंभा के 2 पुत्र थे, उदा और रायमल। उदा बड़ा था और रायमल छोटा था। इन परिस्थितियों का लाभ उठाकर जो उदा था महत्वाकांक्षी था, और वही सत्तालोलुप था। सत्तालोलुप यानी सत्ता का लालच जिसको होता है, सत्तालोलुप था। तो उसने क्या किया, इन परिस्थितियों का लाभ उठाया और उसने अपने पिता महाराणा कुंभा की हत्या कर दी। ठीक है, कुंभा को मार दिया, और उदा है वो शासक बन गया। उदा को मेवाड़ी इतिहास में या इतिहास में पितृहंता के नाम से जाना जाता है। पितृहंता अर्थात पिता की हत्या करने वाला। तो पिता की हत्या करने वाला भी उदा को कहा जाता है। उदा ने शासन को हथिया लिया, और 1468 से 1471 तक का उसका समयकाल है, शासनकाल है, वो माना जाता है। और फिर उदा शासक तो बन गया, लेकिन जनता में उदा के प्रति असंतोष था। जनता के अंदर एक गलत मैसेज गया था कि उदा जो कि अपने पिता की हत्या करके गद्दी पर बैठा, सिंहासनारूढ़ हुआ है, तो ऐसे में जनता उससे कुछ उम्मीद नहीं कर सकती। वहीं कुछ आपसी मतभेदों के बाद दोनों भाइयों के मध्य, ठीक है, दोनों भाइयों के मध्य आपसी मतभेदों के बाद कुंभा एक बार अपनी सेना लेकर रायमल पर आक्रमण करने के लिए आ रहा था। तो बीच राह में जो है बिजली गिरने, बारिश का मौसम था, तो बिजली गिरने से जो है उदा है उसकी मृत्यु हो गई। ठीक है, उदा की मृत्यु के बाद सर्वसम्मति से रायमल है वो गद्दी पर बैठा। रायमल शासक बना मेवाड़ का। अब रायमल के 3 पुत्र थे। सबसे बड़ा जो था उसका नाम था पृथ्वीराज, दूसरा था जयमल, और तीसरा था संग्राम सिंह। संग्राम सिंह की राणा सांगा। ठीक है, सांगा तो संग्राम सिंह। एक बार क्या होता है कि, और तीनों ही अपनी अपनी जगह पे महत्वाकांक्षी है, तो एक बार ये तीनों राजकुमार साथ में होते हैं और किसी ज्योतिष से उनकी मुलाकात होती है, और ज्योतिष से पूछते हैं कि हम तीनों में से मेवाड़ का शासक कौन बनेगा। ज्योतिष चूंकि जानकार था, तो ज्योतिष ने
का जो जोग है या योग है वो संग्राम सिंह का बनता है, जिससे जैसे संग्राम सिंह का नाम सुना तो जो राजकुमार पृथ्वीराज और जयमल दोनों ही नाराज हो गए और पृथ्वीराज ने राणा सांगा के ऊपर हमला कर दिया। हूल से हमला कर दिया। हूल एक प्रकार का औजार उपकरण है जो कि नुकीला होता है, पैना होता है, और हूल से हमला कर दिया राणा सांगा को मारने के लिए या संग्राम सिंह की हत्या करने के लिए। और बीच बचाव में इस हमले से संग्राम सिंह की एक आंख है वो फूट गई, आंख फूट गई। और उनके चाचा सारंगदेव नाम था, रायमल का चाचा था सारंगदेव। सारंगदेव ने बीच बचाव करके इन तीनों राजकुमारों की मध्यस्थता करी और सामंजस्य बिठाने का प्रयास किया, लेकिन राणा सांगा है इससे डर गया, या संग्राम सिंह है वो डर गया और डर के वो अजमेर भाग गए। अजमेर में उस समय करमचंद पवार का शासन था, तो करमचंद पवार शासन की शरण में चला गया संग्राम सिंह, और वहां पर इन दोनों भाइयों से बचकर अज्ञातवास में अपना समय है वो गुजारने लगा। काफी समय तक वो करमचंद पवार की यहाँ शरण में रहा और करमचंद पवार ने उसके कार्य से प्रसन्न होकर सांगा को रावण की उपाधि भी दी। अब थोड़े समय बाद ये दोनों राजकुमार पृथ्वीराज और जयमल विधि का विधान या संयोग जो भी गए अपनी अपनी मौत से मर जाते हैं। और थोड़े समय बाद रायमल जो कि शासक होता है मेवाड़ का, इनका पिता होता है तीनों का, तो रायमल है राणा संग्राम सिंह या संग्राम सिंह पुत्र जो तीसरा पुत्र है, योगी पुत्र संग्राम सिंह के बारे में खोजबीन करवाते हैं और पता चलता है कि वो अजमेर में है, तो संग्राम सिंह को फिर मेवाड़ लाया जाता है। ठीक है, मेवाड़ लाया जाता है और मेवाड़ में रायमल है वो उसे मेवाड़ का शासक है वो नियुक्त कर देते हैं। ठीक है, मेवाड़ का शासक है संग्राम सिंह को बना लेते हैं। तो फिर संग्राम सिंह है वो मेवाड़ का शासक बना। तो ये राजस्थान है, ये हमारा, और राजस्थान में जो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वो ये सारा क्षेत्र है वो माना जाता है, जिसमें बांसवाड़ा डूंगरपुर क्षेत्र भी इसके अंदर शामिल है इसमें, और वहीं बागड़ का क्षेत्र कहलाता है बांसवाड़ा डूंगरपुर। तो मेवाड़ में राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़ और उदयपुर। ठीक है, ये सारे प्रदेश है वो मेवाड़ी प्रदेश के अंदर आते हैं। तो यहाँ का जो शासक, राजस्थान का ये प्रदेश है वो मेवाड़ इलाका कहलाता है। तो यहाँ का शासक जो बना है वो महाराणा सांगा बना। ठीक है, महाराणा सांगा जो है शासक बना है 1509 में, और जिनका शासनकाल माना जाता है 1528 तक का। महाराणा सांगा जब सियासनारूढ़ हुए तो उनके पड़ोसी राज्यों के साथ उनके संबंध कैसे थे, उन संबंधों को हम जानते हैं। तो पहला संबंध है गुजरात के सुल्तान के साथ उनका संघर्ष हुआ। ठीक है, गुजरात का सुल्तान था मुजफ्फर के साथ उनका संघर्ष हुआ। संघर्ष का कारण था ईडर स्टेट। ठीक है, गुजरात का ईडर स्टेट, ईडर गुजरात की एक जगह है, वहां पर क्षेत्र है बड़ा सा। तो ईडर स्टेट को लेकर यहाँ पर जो है दोनों के मध्य मतभेद हो गए। उसका कारण क्या था, देखिए, ईडर का जो है राव भाण था, शासक का ईडर का राव भाण, उसके दो पुत्र थे सूर्यमल और भीम। तो राव भाण के बाद सूर्यमल जो कि बड़ा पुत्र था वो सियासनारूढ़ हुआ,
ठीक है। अब यहाँ पे रायमल की स्थितियां यूं बिगड़ती है कि रायमल को अपने ही क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करना पड़ा और उसे सिंहासन नहीं मिला, तो रायमल भागकर महाराणा संग्राम सिंह मेवाड़ के शासक राणा सांगा की शरण में चला गया, मेवाड़ की तरफ चला आया। मेवाड़ के शासक राणा सांगा ने रायमल को अपने यहाँ शरण दिया, वहीं अपनी पुत्री की सगाई रायमल के साथ है वो कर दी और उसे सहायता प्रदान की। और फिर राणा सांगा ने 1515 ईस्वी में ईडर के ऊपर आक्रमण किया और भारमल को वहां से उसकी गद्दी से पदच्युत किया और अपने दामाद, एक तरह से होने वाले दामाद रायमल को जो है ईडर स्टेट के सिंहासन पर बैठा दिया। अब यहाँ पे रायमल को बैठाने से नाराज हो गया गुजरात का सुल्तान मुजफ्फर। क्यों नाराज हुआ? क्योंकि गुजरात का सुल्तान है वो इसका पक्षधर था, भीम और उसका पुत्र भारमल का पक्षधर था। और जब राणा सांगा ने भारमल को हटाकर रायमल को वहां ईडर का शासक बना दिया, जिसे मुजफ्फर है वो नाराज हो गया। अब मुजफ्फर ने वापस अभियान किया और उस अभियान को तहत उसने रायमल को हटा दिया और भारमल को पुनः ईडर की गद्दी पर बैठा दिया। अभियान किया और उसने यहाँ पर इस सैनिक अभियान में उसका साथ दिया था उदय सिंह, जो कि वागड़ का शासक था। उसने अपनी सेना भेजी, राणा सांगा का साथ दिया और फिर राणा सांगा ने पुनः भारमल को हटा दिया और रायमल को ईडर का शासक नियुक्त किया। और वहीं उसने कई स्थानों को लूटा, जिसमें अहमदनगर, बड़नगर, विसलनगर इत्यादि नगरों को लूटा और राणा सांगा है वो मेवाड़ की तरफ। अब ऐसी स्थिति में मुजफ्फर जो था वो उस समय तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 1520 में उसने अपने 2 नुमाइंदों को पुनः मेवाड़ पर आक्रमण करने हेतु भेजा, लेकिन यहाँ पे राणा सांगा ने जो है उसे कुछ हासिल नहीं होने दिया और अंत में संधि करके ही उसे शांत रहना पड़ा। तो ये गुजरात के साथ हम महाराणा सांगा के संबंधों को देख सकते हैं कि किस प्रकार से मुजफ्फर जो सुल्तान था गुजरात का, उसने महाराणा सांगा की नीतियों का या जगह जगह जहां जो है उसका विरोध किया, लेकिन अंत में राणा सांगा है वो अपने दामाद है वो रायमल को जो है सिंहासनारूढ़ करने में सफल हो जाते हैं। फिर हम दूसरा संबंध देखते हैं दिल्ली के सुल्तान के साथ राणा सांगा के संबंध कैसे थे। तो दिल्ली के सुल्तान के साथ भी या दिल्ली सल्तनत के साथ भी राणा सांगा की कोई बनी नहीं। यहाँ पे भी संघर्ष के हालात रहे। तो ये संघर्ष क्या था देखिए, राणा सांगा एक महत्वाकांक्षी शासक थे और उसी महत्वाकांक्षों के चलते राणा सांगा ने जो इब्राहिम लोदी था शासक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी का पिता, जो दिल्ली सल्तनत का शासक था, सुल्तान था, राणा सांगा ने अपनी महत्वाकांक्षाओं के चलते सिकंदर लोदी ने जो साम्राज्य खड़ा किया था उसके अधीनस्थ प्रदेशों के ऊपर अधिकार करना शुरू कर दिया। उनके क्षेत्रों के ऊपर राणा सांगा ने अधिकार करना शुरू कर दिया। लेकिन सिकंदर लोदी है वो अपने निर्बलता के कारण राणा सांगा का कोई विरोध नहीं कर पाया। लेकिन बाद में जब उसका पुत्र इब्राहिम लोदी जब सियासत का उत्तराधिकारी बना तो उसके मन में ये खुन्नस थी कि वो राणा सांगा से इसका बदला है वो कैसे ले। तो उसने 1517 में फिर मेवाड़ के ऊपर उसने आक्रमण किया और राजस्थान के कोटा नामक स्थान, जहां पे खातोली नामक स्थान जो कि कोटा के अंदर आता है, डिस्ट्रिक्ट कोटा की खातोली नामक स्थान पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को बुरी तरह पराजित किया और इब्राहिम लोदी को स्थान छोड़कर, मैदान छोड़कर है वो भागना पड़ा। तो इस प्रकार से ये युद्ध है वो राणा सांगा ने जीत लिया। थोड़े समय बाद 1518 में पुनः इब्राहिम लोदी ने अपनी
ये सेना है वो बाड़ी धौलपुर, ठीक है, में पूछे जाने वाला प्रश्न है कि बाड़ी नामक स्थान जो कि धौलपुर के अंदर है, वहां पर दोनों राणा सांगा और शाही सेना आमने सामने हुई। लेकिन यहां पर भी इस बाड़ी के युद्ध में भी राणा सांगा ने इस शाही सेना को पराजित कर दिया, ठीक है, और राणा सांगा ने ये युद्ध भी जीत लिया। अब यहां पर जो खातोली का जो युद्ध हुआ था, खातोली के युद्ध में, इस युद्ध के दौरान राणा सांगा का बायां हाथ है वो कट गया, यानी घायल हो गए थे राणा सांगा, बायां हाथ कट गया और साथ ही साथ उनके घुटने में तीर लग गया। तो इस युद्ध में राणा सांगा हमेशा हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे, यानी राणा सांगा की एक आंख नहीं थी, भाइयों ने फोड़ दी थी। वही राणा सांगा ने युद्ध, जो खातोली का युद्ध है, उसमें अपना बायां हाथ है वो कटवा दिया और घुटने के ऊपर तीर लगने से हमेशा के लिए महाराणा सांगा है वो लंगड़े हो गए थे। तो यहाँ से ये परिस्थितियां हैं, हम समझ सकते हैं कि इस संघर्ष के बावजूद भी राणा सांगा की हिम्मत है वो पस्त नहीं हुई और अनेक अभियान है वो राणा सांगा के माध्यम से होते रहे। राणा, अब हम तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरे पॉइंट में मालवा के साथ है वो शासक राणा सांगा के संबंध कैसे थे, तो हम समझते हैं। तीसरा पॉइंट देखिए, मालवा का जो सुल्तान था उस सुल्तान का नाम था महमूद खिलजी। महमूद खिलजी सेकंड या द्वितीय। महमूद खिलजी द्वितीय के साथ परिस्थितियां ऐसी रही कि वो पदच्युत हो गया था और ऐसी स्थिति में एक हिंदू सामंत था मेदिनी राय। मेदिनी राय ने महमूद खिलजी की बहुत मदद की और पुनः मालवा का शासन या क्षेत्र दिलाने में, साम्राज्य दिलाने में सुल्तान की मदद की और सुल्तान इस हिंदू सामंत मेदिनी राय की सेवा भक्ति से इतना प्रसन्न हुआ या उसकी मदद से इतना प्रसन्न हुआ कि उसने उसे अपने राज्य का प्रधानमंत्री बना दिया, अपने दरबार का प्रधानमंत्री बना दिया। अब मेदिनी राय प्रधानमंत्री बना तो जिससे जो महमूद खिलजी के राज्य के दरबार के अंदर जो दूसरे मुसलमान अधिकारी थे वो मेदिनी राय की बढ़ती हुई शक्ति को देख नहीं पा रहे थे। उनके अंदर ईर्ष्या, द्वेष, राग पैदा हो गया और ऐसी स्थिति के चलते उन्होंने सुल्तान को मेदिनी राय के खिलाफ को भड़काना प्रारंभ किया। और लगातार अगर हर कोई एक ही बात कहता है तो क्या होता है, परिस्थितियां विपरीत हो जाती हैं। ठीक मेदिनी राय के साथ भी वैसा ही हुआ और अंत में वो मुस्लिम अधिकारी है वो मेदिनी राय के खिलाफ सुल्तान महमूद खिलजी को बरगलाने में कामयाब हो गए। अब मेदिनी राय की जान पर बनाई, मेदिनी राय वहां से हट गया और वो मेवाड़ के महाराणा सांगा की शरण में चला आया। महाराणा सांगा ने उसे शरण दी और साथ ही साथ सांगा ने उसे चंदेरी और गागरोन की जागीर भी प्रदान की। ठीक है, गागरोन और चंदेरी की जागीरें हैं मेदिनी राय को दी। अब महाराणा संग्राम सिंह ने मेदिनी राय को अपने यहाँ शरण दी, जिसके कारण सुल्तान को ये पसंद नहीं आया और सुल्तान ने 1519 ईस्वी में सुल्तान को मेदिनी राय के ऊपर आक्रमण करने के लिए गागरोन की तरफ उसने अपनी सेना है लेकर पहुंच गया। सेना का पहुंचने का या आक्रमण की सूचना दी जैसे ही राणा सांगा को मिली, राणा सांगा एक विशाल सेना के साथ है गागरोन आ पहुंचा। ठीक है, यहां पर दोनों के मध्य युद्ध हुआ और इस युद्ध में जो सुल्तान था महमूद खिलजी सेकंड, उसका पुत्र आसफ खां इस युद्ध में मारा गया और सुल्तान बुरी तरह पराजित हो गया। पराजित होने के बाद महाराणा सांगा ने सुल्तान को कैद कर लिया और अपने साथ में वो चित्तौड़ ले आए। ठीक है, यहाँ पे सुल्तान को उन्होंने 3 माह तक कैद खाने में रखा।
ऊंचा करके दी जाती है तो मैं आपकी भेंट नहीं ले सकता, क्योंकि यहाँ पे मैं भिखारी बन के कोई चीज स्वीकार नहीं कर सकता। और दूसरी बात उन्होंने कही कि अगर आप मुझे छोटा समझ के दे रहे हो तो ये मेरे मन के अनुकूल नहीं है, क्योंकि मैं अपने आप को भिखारी महसूस करता हूँ। और दूसरी उन्होंने ये कहा कि अगर आप मुझे बड़ा समझकर चीज देते हो, नजर की जाती, बड़े को कभी भी चीज है दी नहीं जाती बल्कि उसके सामने पेश की जाती है, तो आप मुझे किस तरीके से ये गुलदस्ता दे रहे हो? क्या आप मुझे जो है दे रहे हो या मुझे नजर कर रहे हो? और उसने ये कहा कि अगर आप मुझे हाथ ऊंचा करके मुझे ये चीज दे रहे हो या गुलदस्ता मुझे दे रहे हो तो मैं इसे स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि ये मेरे मन के अनुकूल नहीं है, अर्थात मैं भिखारी बनकर इस चीज को नहीं ले सकता। और अभी मैं तुम्हारे कैद खाने के अंदर हूं, तो ऐसी स्थिति में आप अपने आप को बड़ा समझ रहे हो तो मुझे भेंट या नजर तो कर ही नहीं सकते। तो ऐसी स्थिति में राणा सांगा जो है सुल्तान महमूद खिलजी के उत्तर से बड़ा प्रभावित हुआ और प्रभावित होकर सुल्तान ने अपने उदार दिली का परिचय दिया, राणा सांगा ने अपनी उदार दिली का परिचय दिया और राणा सांगा ने सुल्तान को मुक्त कर दिया। मुक्त करने के साथ ही उसे आधा राज्य है वो सौंप दिया, उसे वापस शासक बनने के लिए आधा राज्य सौंप दिया। अब सुल्तान चूंकि शासक और राज्य दोनों ही पा चुका था, तो सुल्तान ने भी राणा सांगा की अधीनता स्वरूप उसकी अधीनता को स्वीकार किया और फिर रत्न जड़ित जो मुकुट था वो और कमरबंद जो कमर में बांधा जाता है, कमर पेटी रत्न जड़ित कमरबंद है, वो राणा सांगा को उपहार स्वरूप भेंट किया और इस प्रकार से उसने भी राणा सांगा का सम्मान है वो किया। राणा सांगा की ये नीति जो उदार दिली जो थी वो राणा सांगा ने दिखाई। राणा सांगा ने सुल्तान को मुक्त कर दिया, लेकिन फिर भी राणा सांगा ने उसके एक पुत्र को अपने दरबार के लिए, एक शहजादे को वहां पे जमानत के तौर पे रखा ताकि सुल्तान किसी भी प्रकार की उसके खिलाफ षड्यंत्र न कर सके। राणा सांगा की इस उदार दिली का जो मुस्लिम इतिहासकार है उन्होंने राणा सांगा की काफी तारीफ की है, काफी प्रशंसा की है। इतिहास में बहुत कुछ इस घटनाक्रम को लेकर लिखा गया है, लेकिन फिर भी इतिहास ये मानता है कि राणा सांगा की ये उदार दिली है वो राणा सांगा के लिए बाद में हानिकारक सिद्ध हुई थी। अब हम समझते हैं बाबर और राणा सांगा की स्थिति को। बाबर जो कि मुगल साम्राज्य का संस्थापक था, जिसने 1526 के अंदर भारत में मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो हम पहले बाबर की कंडीशन को देखते हैं। बाबर और राणा सांगा, ठीक है। बाबर को पहले समझते हैं कि बाबर जिसने भारत में प्रवेश किया है और इससे पानीपत का युद्ध हुआ है, प्रथम पानीपत का युद्ध हुआ है 1526 के अंदर। इस प्रथम युद्ध के अंदर आपको याद रखना है सन 1526 के अंदर, तो प्रथम जो है पानीपत का युद्ध 1526 में, और इसने यहाँ पर उस समय दिल्ली का जो सुल्तान था वो था इब्राहिम लोदी, और इन दोनों के मध्य युद्ध हुआ जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी जो दिल्ली का सुल्तान था उसे पराजित किया और फिर भारत के अंदर मुगल साम्राज्य की नींव है वो 1526 के अंदर रखी। तो ये तो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य लड़ा गया, ठीक है। अब हम देखते हैं महाराणा सांगा और बाबर की स्थिति को कि महाराणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष के क्या कारण थे। महाराणा सांगा के मध्य संघर्ष के कारणों को समझते। पहला पॉइंट अगर हम ले तो वो है राणा सांगा पर वचन भंग का आरोप। बाबर ने अपनी आत्मकथा जो लिखी है तुजुके बाबरी जो कि तुर्की भाषा में लिखी गई है, जिसमें उसने अपना जीवन व्रत लिखा है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो है तुजुके बाबरी कौन सी भाषा में लिखी गई, तो आपको याद रखना है तुर्की भाषा में, या बाबर की आत्मकथा का क्या नाम है तो तुजुके बाबरी। तो यहाँ पे तुजुके बाबरी के अंदर जो है बाबर है वो महाराणा सांगा के ऊपर आरोप लगाता है कि दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी पर आक्रमण करने हेतु महाराणा सांगा ने उसे आमंत्रित किया था, लेकिन जब
नाम था इब्राहिम लोदी का पिता। उस समय की अव्यवस्था का लाभ उठाकर महाराणा सांगा ने दिल्ली के आसपास के कई क्षेत्रों के ऊपर अपना अधिकार किया था। और वहीं सिकंदर लोदी के बाद उसका पुत्र जब इब्राहिम लोदी शासक बना, सुल्तान बना, तो इस बीच भी महाराणा सांगा ने उसे 2 बार हराया है। एक तो खातौली के युद्ध में, जो कि कोटा के स्थान के आसपास लड़ा गया था। दूसरा है बाड़ी का युद्ध, जहां पे भी महाराणा सांगा ने, बाड़ी धौलपुर के अंदर है, वहां पे भी महाराणा सांगा ने शाही सेना को पराजित किया था। तो ऐसी स्थिति में अगर हम देखें तो महाराणा सांगा की स्थिति है वो शक्ति वाली है, प्रबल है। तो उससे महाराणा सांगा जैसे शक्तिशाली और प्रभावशाली शासक को बाहर से किसी आक्रांता को भारत में आमंत्रित करने की जरूरत महसूस नहीं होती। तो यहाँ पर जो तर्क सम्मति से ये कहा जा सकता है कि जिस सल्तनत से स्वयं महाराणा सांगा अकेला ही लड़ने के लिए काफी था, वहां पे उसे बाबर को दिल्ली पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित करता है, ऐसा तर्क सम्मत नहीं प्रतीत होता है, ऐसा इतिहास कहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है महत्वाकांक्षाओं का टकराव। दोनों ही शासक महत्वाकांक्षी थे, चाहे वो महाराणा सांगा ले लो चाहे बाबर। बाबर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था और वहीं महाराणा सांगा भी अपने साम्राज्य को हिंदुस्तान के अंदर बढ़ाना चाहते थे। लेकिन बाबर जो था, उसके बीच में जो अटकाव या रोड़ा या मुसीबत थी, वो थे महाराणा सांगा, जो कि हिंदूपत के नाम से उस समय जाने जाते थे। हिंदूपत अर्थात हिंदू धर्म के संस्थापक, हिंदू धर्म की स्थापना करने वाला, हिंदू पथ रखने वाला। तो उन्होंने उनको पराजित किए बिना बाबर की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो सकती थी। तो महाराणा सांगा ही सबसे ज्यादा शक्तिशाली था। तो ऐसे में बाबर जब तक महाराणा सांगा को पराजित न करे तब तक उसका भारत पर शासन संभव नहीं था। तो महत्वाकांक्षा का टकराव भी दोनों के मध्य संघर्ष का कारण बना। तीसरा है राजपूत अफगान मैत्री। देखिए यहाँ पर अफगान शासक इब्राहिम लोदी को हरा दिया, जिससे मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी। लेकिन अफगानों के मन में बाबर के प्रति तीव्र आक्रोश था और ऐसे में एक अफगान नेता था जिसका नाम था हसन खां मेवाती और इब्राहिम लोदी का भाई था महमूद लोदी। उन्हें विदेशी आक्रांता बाबर से ज्यादा राणा सांगा की सहायता उचित लगी और वो दोनों के दोनों महाराणा सांगा की शरण में आ गए और उन्होंने उससे हेल्प मांगी। तो यहाँ पर राजपूत और अफगान मैत्री को देखकर बाबर है वो भयभीत हो गया। बाबर के सामने अब ये राजपूत और अफगान दोनों ही चुनौती बन गए थे और उसके लिए साम्राज्य या प्रशासनिक व्यवस्था के लिए ये दोनों भी उसके लिए मुसीबत था। तो ऐसे में ये राजपूत अफगान मैत्री भी बाबर के लिए भय का कारण बनी और ये भी दोनों के मध्य शत्रुता का कारण बनी। ठीक है, राणा सांगा और बाबर के मध्य संघर्ष का कारण बनी। नेक्स्ट पॉइंट है राणा सांगा के द्वारा सल्तनत के क्षेत्रों पर अधिकार करना। राणा सांगा ने सिकंदर लोदी के समय में ही उसने कई अधीनस्थ इलाकों के ऊपर जो है राणा सांगा ने अपना प्रभाव है वो जमाना शुरू कर दिया था, उनको हथियाना शुरू कर दिया था, आक्रमण करके प्रभाव में लेना शुरू कर दिया था। वहीं इस शिथिल अर्थव्यवस्था का लाभ, इस शिथिल अव्यवस्था का लाभ उठाते हुए महाराणा सांगा ने रणथंभौर के आसपास एक दुर्ग है जिसका नाम है खंडारपुर और इसके साथ इसके निकटवर्ती 200 गांव, उन गांवों के ऊपर अपना अधिकार कर दिया। वहीं बाबर भी हिंदुस्तान में अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा था। तो बाबर ने बयाना जो कि भरतपुर के अंदर है उसके ऊपर अपना अधिकार कर लिया, वहीं ग्वालियर पे अपना अधिकार कर लिया और धौलपुर के ऊपर अपना अधिकार कर लिया। धौलपुर, बयाना भरतपुर में धौलपुर और वहीं ग्वालियर मध्य प्रदेश का। ठीक है, तो यहाँ पर उसने अपने अधिकार कर लिया और वहीं महाराणा सांगा ने देखा, बाबर ने अपनी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। महाराणा सांगा ने बाबर की शक्ति को देखते हुए उसने कई हिंदू शासकों को आमंत्रित किया हेल्प के लिए, मदद के लिए, जिसमें सादरी का झाला अच्छा, बीकानेर का कल्याण सिंह, चंदेरी का मदनी राय, साथ ही साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और अन्य रावल उदय सिंह, बागड़ का रावल उदय सिंह, सलूमर का रावत रतन सिंह, कई अन्य शासक है वो महाराणा सांगा की मदद के लिए आ गए और वो भी नहीं चाहते थे कि एक विदेशी आक्रांता की शक्ति को भारत के अंदर बढ़
सेना इकट्ठी हो गई और यहाँ पर बयाना पर राणा सांगा ने अपने हिंदू शासकों के साथ अधिकार कर लिया और इस प्रकार से महाराणा सांगा की बाबर के विरुद्ध ये एक महत्वपूर्ण विजय है वो मानी जाती है। वहीं बाबर के सैनिकों ने, जो सेनापति या उसके जो योद्धा थे, वो जब बाबर के पास पहुंचे तो उन्होंने राजपूत शासकों की वीरता, शौर्य, पराक्रम, उनके लड़ने की अद्भुत क्षमता, उस सब की तारीफ या प्रशंसा है वो बाबर के सामने उन्होंने की। बाबर उनकी प्रशंसा की कसीदे सुनकर मन ही मन भयभीत हो गया, डर गया और वही एक फकीर उसी समय वहां मिला। उस फकीर ने भी बाबर को ये कहा कि यहाँ पर उसने भविष्यवाणी की कि बाबर की हार की संभावना है और यहाँ के शासकों की जीतने की संभावना है, जिसे देखकर बाबर और ज्यादा परेशान हो गया। लेकिन बाबर ने अपने मन के मनोबल को नहीं तोड़ने दिया, उसने अपने मनोबल को बनाए रखा और उसने अपने सैनिकों को इकट्ठा किया और उनको एक जोशीला भाषण दिया और उस जोशीले भाषण में उसने ये कहा कि हम यहाँ पर मजहबी साम्राज्य की नींव रख रहे हैं, इस्लामिक साम्राज्य की नींव रख रहे हैं और ऐसी स्थिति में हम सबको एकजुट होकर मजहब के नाम पर या खुदा के नाम पर ये लड़ाई लड़नी है। मजहब अर्थात खुदा या धर्म और खुदा के नाम पर ये लड़ाई लड़नी है और उसने अपने सैनिकों में जोश का संचार किया। उसने अपने मन की स्थिति को बाहर नहीं दिखाया और वहीं अपने सैनिकों को मदिरा पान करने की मनाही कर दी, क्योंकि मदिरा से व्यक्ति जो है भटकता है, उसका पतन होता है। तो मदिरा पान का भी उसने निषेध किया और उसने अपने सेना के जितने भी सैनिक थे उन सबको जो मिट्टी के प्याले वगैरह, जो चीनी मिट्टी के प्याले जो मदिरा पान के काम में आते थे, उन प्यालों को तोड़वाया और उसके अंदर खुदा या मजहब के नाम का संचार करके युद्ध का जो है जुनून है वो भरा, जिससे बाबर की जो सेना की जो शक्ति का मनोबल जो गिर गया था, बाबर के भाषण और बाबर की मजहबी भावना से उनके अंदर शक्ति और मनोबल का प्रचार हो गया। और फिर बाबर ने यह भी कहा कि जो धर्म के नाम पर, जो इस्लाम के नाम पर, जो खुदा के नाम पर, जो मजहब के नाम पर विधर्मियों को मारेंगे, काफिरों को मारेंगे। काफिर या विधर्मी जो होता है वो होता है अपने धर्म से दूसरा। तो जो विधर्मियों या काफिरों को मारेंगे युद्ध के नाम पर, वो अल्लाह के दरबार में उनकी जय जयकार होगी और वही खुदा के नाम पर जो विधर्मियों को या काफिरों को मारेंगे वो गाजी कहलाएंगे। ठीक है, गाजी, गाजी अर्थात धर्म के नाम पर विधर्मियों का या काफिरों का वध करने वाला। तो गाजी, जिसे इस्लाम के अंदर गाजी की उपाधि है वो दी गई है। तो ऐसे में संचार बाबर ने किया और वहीं जो है एक सरदार था, राजपूत सरदार, जिसका नाम था सलहदी तंवर। सलहदी तंवर के माध्यम से बाबर ने संधि का प्रस्ताव भी राणा तक भेजा, लेकिन राजपूत शासकों ने सलहदी तंवर की मध्यस्थता को नहीं माना और वही ये संधि वार्ता है वो चलती रही। वहीं बाबर पूरी तरह से अपनी तैयारी है वो करता रहा। उसने अपनी सेना में जोश, प्रशिक्षण इत्यादि है वो तैयारी करता रहा और फिर अंत में समय आता है 1527 का, जिसमें जो है खानवा की लड़ाई है वो होती है। तो हम खानवा की लड़ाई को समझेंगे। खानवा का युद्ध समझते हैं। खानवा का युद्ध जो लड़ा गया है 1527 में, पानीपत का लड़ा गया है 1526 के अंदर। ठीक है, और खानवा का युद्ध जिसमें कविराज श्यामल दास कृत वीर विनोद जो रचना है उसके अंदर कहा गया है कि खानवा के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने हुई 1527 के अंदर। और यहाँ इसमें जब लड़ाई शुरू हुई तो प्रथम मुठभेड़ के अंदर राजपूत है वो भारी पड़े, या राजपूतों की शक्ति है वो बाबर की सेना के ऊपर भारी पड़ी। लेकिन अचानक से स्थितियां पलटती है कि राणा को, जो हाथी पर बैठे होते हैं राणा, उनको तीर लग जाता है और ऐसी स्थिति में राणा को तीर लगने से एकदम सेना के अंदर हाहाकार या मनोबल गिरने के भय से राणा को चुपचाप शासकों ने युद्ध से हटाया और फिर झाला अज्जा
राजपूत अपनी पूरी वीरता के साथ लड़े, राणा को युद्ध से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन बाबर की सेना के आगे राजपूत सेना का पराक्रम या शौर्य है वो काम नहीं कर पाया और अंत में राजपूत सेना इस खानवा के युद्ध के अंदर पराजित हो गई। यहाँ पराजित होने के बाद बाबर ने यहाँ पर गाजी की उपाधि वो धारण की। गाजी अर्थात काफिरों या विधर्मियों को मारने वाला, अपने धर्म की स्थापना करने वाला, तो गाजी की उपाधि धारण की। और वहीं बाबर ने विजय की खुशी में, विजय चिन्ह की खुशी में उसने जितने भी राजपूत सैनिक या शासक जो मारे गए थे, अधिकारी मारे गए थे, उनके सिरों की, सिर यानी सिरों की मीनार है वो उसने बनवाई। तो इस प्रकार से बाबर ने खानवा के युद्ध में विजय प्राप्त की। अब हम देखते हैं राणा सांगा की पराजय के क्या कारण थे कि खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा जैसा एक शक्तिशाली वीर योद्धा है वो पराजित हो गया। तो पहला है, महाराणा सांगा ने बयाना के युद्ध के पश्चात जो है ढुलमुल नीति अपना ली कि उस समय जब बाबर को बयाना के युद्ध में हरा दिया था, उसी समय बाबर के ऊपर तुरंत वो आक्रमण करते तो शायद बाबर को इतना समय नहीं मिल पाता और ऐसे में बाबर की शक्ति है वो नहीं बढ़ पाती। तो यहाँ पर जो इतिहासकार गौरीशंकर हीराचंद ओझा है वो ये कहते हैं कि बाबर को समय देकर महाराणा ने भूल की। तो ये भी एक कारण पराजय का। दूसरा, शासक अपने अपने स्वार्थों के कारण शामिल हुए थे। जितने भी राजपूत शासक थे कहीं न कहीं महाराणा सांगा के भय से वो शामिल हो गए थे, लेकिन परस्पर उन राजाओं के अंदर शत्रुता थी, उनके अपने अपने स्वार्थ थे जिसके कारण वो इस युद्ध में शामिल हुए थे। लेकिन युद्ध के अंदर जो देश प्रेम की जो भावना होती है वो उनके अंदर उसका अभाव था। तीसरा पॉइंट है संधि वार्ता के दौरान युद्ध का जोश समाप्त हो जाना। बाबर ने जब संधि वार्ता सरहदी तमर के साथ प्रारंभ की थी, उसमें बाबर तो अपनी शक्ति को बनाए रखा था, उसने अपने सैनिक तैयारी को करता रहा था, लेकिन वही राजपूतों ने जो है शिथिलता पड़ गई, उनके अंदर जो राजपूत शासकों का जो जोश था वो ठंडा पड़ गया था और इस प्रकार से युद्ध का जोश भी उनके अंदर समाप्त हो गया। तो ये भी पराजित होने का एक प्रमुख कारण माना जा सकता है। फिर है जो राजपूत सेना है वो परंपरागत हथियारों से युद्ध कर रही थी, जिसमें तीर, कमान, भाले, तलवार, कृपाण जो भी है उससे युद्ध कर रही थी। लेकिन बाबर के पास जो है उस समय की आधुनिक हथियार थे, जिसमें तोप, वो तोपों से लड़ा था और तोपों में तोप के गोलों से अनेक लोग हैं वो एक साथ मारे जा सकते हैं। तो बाबर के पास आधुनिक तकनीकी के हथियार थे, तो ये भी पराजित होने का कारण बना, पराजय का कारण। फिर है हाथी पर सवार होने की भूल। महाराणा सांगा जो हाथी पर सवार होकर युद्ध लड़ रहा था और ऐसे में तीर का निशाना है महाराणा सांगा को लगा और इस प्रकार से युद्ध के बीच में से राणा सांगा को हटना पड़ा। तो ये भी महाराणा सांगा की एक भूल थी। अगर वो अश्व से लड़ते या जो है घोड़े के ऊपर युद्ध लड़ते तो वो तीव्रता से अपने आप को बचा सकते थे, ऐसा भी हो सकता था। तो ये भी पराजित होने का प्रमुख कारण बना। फिर है राजपूत सेनाओं में, राजपूत राजाओं में तालमेल और एकता का अभाव था। सभी के सभी राजा स्वार्थवश है वो राणा सांगा की सेना का हिस्सा तो बन गए थे, लेकिन परस्पर दोनों आपस में वो शत्रुता, मतभेद या संघर्ष की भावना उनके अंदर मौजूद थी और एक दूसरे की बढ़ती हुई शक्ति से उनके अंदर ईर्ष्या की भावना भी थी। तो एकता और तालमेल का अभाव भी महाराणा सांगा के लिए पराजय का कारण बना। हाथी सेना पर घुड़सवार सेना भारी। राजपूत सैनिकों या राजपूत सेना में बहुत सारे हाथी थे और राणा सांगा भी हाथी पर युद्ध लड़ रहे थे और वहीं जो है हाथी जो है पुरानी तकनीकी की लड़ाई के अंदर शामिल किया जाता था, वहीं बाबर की सेना के अंदर बहुत अधिक मात्रा में घोड़े शामिल थे और ये घोड़े जो कि तीव्रता का प्रतीक है, तीव्र भागने का प्रतीक है। तो ऐसे में बाबर जो स्वयं शासक था वो घोड़े पर बैठ के युद्ध कर रहा था और वहीं राणा सांगा है वो हाथी पर बैठकर युद्ध कर रहे थे। तो हस्ती सेना के ऊपर बाबर की अश्व सेना है वो भारी पड़ गई थी। तो ये सारे कारण हम देख सकते हैं कि इन सब कारणों के कारण ही महाराणा सांगा की खानवा के युद्ध में पराजय हुई थी। अब हम समझते हैं खानवा के युद्ध के परिणाम। खानवा के युद्ध के परिणाम में राणा सांगा की हार हो चुकी थी और ऐसी स्थिति में भारत में राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया कि राजपूतों
जो भारत या भारत के गगन में काफी ऊंचाइयों पे था, वो बाबर के आने के पश्चात जो खानवा का युद्ध जब लड़ा गया फिर उस दौरान ये भारत वर्ष का जो सूर्य है वो अस्ताचल को खिसकने लगा था। ठीक है, तो राजपूतों की सर्वोच्चता का अंत हो गया। वही दूसरा, मेवाड़ की शक्ति, मेवाड़ की प्रतिष्ठा से बना ये संगठन अब समाप्त हो गया, अर्थात राणा सांगा संपूर्ण राजस्थान के अंदर सबसे शक्तिशाली शासक था, जिसने अपने साम्राज्य के अंदर कई छोटे मोटे शासकों को अपने अधीन कर दिया था, अपनी शक्ति का लोहा मनवाया था। लेकिन इस खानवा के युद्ध के परिणाम स्वरूप जो है यहाँ पर मेवाड़ की शक्ति और प्रतिष्ठा को आघात लगा, और इसके साथ ही जो मेवाड़ के डर से, मेवाड़ के भय से, सांगा के पराक्रम और शौर्य से जितने भी शासक राणा के अधीन थे वो सब, ये जो संगठन है वो राणा का बनाया हुआ वो संगठन अब समाप्त हो गया था। तीसरा है, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना हो गई और बाबर स्थिर रूप से जो है भारत का बादशाह है वो बन गया। अब ये घटनाक्रम देखते हैं अंतिम दिन, उसके तहत राणा सांगा को युद्ध, जो खानवा का युद्ध चल रहा था उसमें मूर्छित होने पर राणा सांगा को अलग स्थान पर सरदार है वो ले आए थे, और मूर्छित महाराणा की जब मूर्छा टूटी तो उन्होंने अपने आप को युद्ध से अलग थलग क्षेत्र में पाया, तो उन्होंने अपने सरदारों से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब सरदारों ने उन्हें वो सारा यात्रा जो है सारा वृत्तांत है वो सुनाया। इसे सुनकर राणा बड़े दुखी हुए, एक तो युद्ध की पराजय और फिर दूसरे की उनको काफी दूर स्थान पर लेकर सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिससे राणा मन ही मन दुखी हो गए और वो अपने सरदारों पर नाराज हो गए कि उन्हें इतना दूर स्थान पर क्यों लाया गया। राणा ने पुनः अपने आप को तैयार किया और वो चंदेरी के नामक स्थान की ओर युद्ध के लिए रवाना हुए, लेकिन बहुत सारे सरदार हैं वो राणा से नाराज थे, और फिर जो विरोधी सरदार थे राणा के, उन्होंने राणा को खाने में जहर दे दिया। वो जहर के प्रभाव से राणा की मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से राणा सांगा की मृत्यु हुई, जो कि कालपी नामक स्थान पर उनकी मृत्यु हुई, और उस समय राणा सांगा की मृत्यु है 1528 में हुई और ये मात्र 46 वर्ष के थे। उनका अंतिम संस्कार है वो मांडलगढ़, जो कि भीलवाड़ा के अंदर है, मांडलगढ़ में उनका अंतिम संस्कार किया गया, और वहीं आज भी महाराणा की छतरी है वो बनी हुई है। ठीक है, अब हम देखते हैं महाराणा सांगा का मूल्यांकन। कर्नल जेम्स टॉड जो है वो महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहते हैं। सैनिक का भग्नावशेष अर्थात महाराणा सांगा की पहले एक आंख फूटी थी, फिर इब्राहिम लोधी से युद्ध करते हुए उनका बायां हाथ कट गया था, साथ में घुटने पर तीर लगने से हमेशा के लिए लंगड़े हो गए थे। इसके साथ ही महाराणा सांगा ने अनेकों युद्ध किए थे। उन युद्धों के पश्चात महाराणा सांगा का पूरा शरीर है वो 80 घावों से भर गया था, यानी हर जगह काट छाट हो गई थी, लेकिन वो एक महान पराक्रमी योद्धा थे, और ऐसी स्थिति में जो है 80 घावों के युद्ध के पश्चात भी जो है वो हारने वालों में से नहीं थे। तो ऐसी स्थिति में जो कर्नल जेम्स टॉड है उन्होंने महाराणा सांगा को एक सैनिक का भग्नावशेष कहा है। ये पूछा जाने वाला प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है कि एक सैनिक का भग्नावशेष किसको कहा जाता है, तो महाराणा सांगा। ठीक है, महाराणा सांगा उदार बना था। अगर हमने युद्ध को देखा है, मालवा के शासक महमूद खिलजी सेकंड को महाराणा सांगा ने पराजित किया था और उससे गुलदस्ता भेंट करके उसे फिर आधा राज्य उसे लौटा दिया था। तो यहाँ पर उसके प्रति भी उन्होंने उदारता की भावना है वो बताई है। वही मुस्लिम जो इतिहासकार है महाराणा सांगा की खुले दिल से तारीफ या प्रशंसा करते हैं। तो महाराणा सांगा जो है अपने शत्रुओं के प्रति भी पूरी तरह से उदार थे, ये भी उनका मूल्यांकन है। और वहीं हिंदूपत या हिंदू सूर्य जिन्होंने हिंदू साम्राज्य की स्थापना की थी और अपने साम्राज्य का विस्तार और मेवाड़ की शक्ति या राजपूतों की शक्ति और प्रतिष्ठा को चरम पर पहुंचाया, जो था वो महाराणा सांगा। अपने आप में शौर्यवान, बुद्धिमान, अपने दरबार के अंदर विद्वानों को संरक्षण देने वाले और अपने योग्य विद्वानों, योग्य सेनापतियों, योग्य शासकों का आदर करने वाले,
अपनी प्रतिष्ठा का लोहा मनवाने वाले, ठीक है। और वहीं अगर मेदिनी राय को देखा जाए, जो महमूद खिलजी से नाराज होकर या महमूद खिलजी ने उसे निकाल दिया था, तो ऐसी स्थिति में मेदिनी राय को भी महाराणा सांगा ने चंदेरी और गागरोन की जागीर दी थी। तो यहाँ पर महाराणा सांगा के अनेक व्यक्तित्व हमें देखने को मिलते हैं। एक बार यही महाराणा सांगा ने अपने इस शरीर का यह हाल देखकर अपने सरदार से अनुरोध किया था कि उनका शरीर है वो पूरी तरह से टूट फूट गया है लगातार युद्ध करते हुए, और उन्होंने अपने सरदारों से आग्रह किया कि वो कोई किसी अन्य शासक या अपना कोई अन्य शासक है वो चुन सकते हैं। लेकिन सरदारों ने महाराणा की इस विश्वसनीयता और इस बात का उन्होंने सम्मान किया और उन्होंने ये कहा कि आपने जो अपना शरीर है जो 80 घावों से भरा हुआ है, तो वो आपने युद्ध के लिए किया है, अर्थात आपके अंग भंग, आपकी प्रतिष्ठा, आपके सम्मान का सूचक है। इस प्रकार से महाराणा सांगा को ही उन्होंने जो है अपना नेता या अपना शासक है, अपना अधिपति बने रहने का जो है का प्रस्ताव है वो रखा, और उन्होंने ससम्मान महाराणा को शासक बनने का अनुरोध है वो किया था, ठीक है। तो महाराणा सांगा जब शासक बने तो उन्होंने जो है राजस्थान या राजपूतों की शक्ति या गौरव को हमेशा बढ़ाया ही बढ़ाया था। लेकिन अगर महाराणा सांगा के मूल्यांकन में कुछ भूलें देखी तो उन्होंने महमूद खिलजी को आधा राज्य देके छोड़ दिया था, तो ये बाद में उनके लिए हानिकारक सिद्ध हुआ। वहीं कुछ बाबर के प्रति भी उन्होंने जो है लचीला रूप अपनाया था, उन्हें पूरी तैयारी का समय दिया था, तो ये भी महाराणा सांगा के लिए जो है हानिकारक है वो सिद्ध हुआ, ठीक है। तो इस प्रकार से महाराणा सांगा की कुछ गुणों को देखने के बावजूद भी मेवाड़ का सूर्य या राजपूत शौर्य और प्रतिष्ठा का सूचक महाराणा सांगा का इतिहास है वो हमेशा गौरवमयी रहा है और रहेगा। आशा करती हूँ टॉपिक आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।